डीएसपी मैडम जी रिक्शे पर बैठकर वृंदावन में घूम रही थी। वो निकला उनका ही पति। दोस्तों, वृंदावन की सुबह हमेशा की तरह शांत और पवित्र थी। मंदिरों की घंटियों की आवाज हवा में घुली हुई थी। गलियों में भक्तों की भीड़ थी। कोई राधे राधे कहता आगे बढ़ रहा था, कोई फूलों की टोकरी लिए मंदिर की ओर जा रहा था। इसी वृंदावन में उस दिन एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी डीएसपी राधिका गुप्ता। सादा सा सूट, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक अजीब सी थकान। वो बहुत दिनों बाद वृंदावन दर्शन करने आई थी। मन में इच्छा थी कि भगवान के सामने कुछ देर शांति से बैठें, अपने जीवन के बोझ को हल्का करें। मंदिर तक जाने के लिए उन्होंने पैदल चलने का सोचा, लेकिन भीड़ ज्यादा थी। तभी पास में खड़ा एक साधारण सा रिक्शा दिखा। रिक्शा पुराना था, थोड़ा लड़खड़ाता हुआ। उसे चलाने वाला आदमी लगभग 40-45 साल का दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने हुए, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, माथे पर हल्का पसीना, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस सादगी और धैर्य था। राधिका गुप्ता ने उसे हाथ देकर बुलाया, भैया मंदिर तक ले चलोगे? रिक्शा चालक ने सर झुकाकर कहा, जी मैडम बैठिए। डीएसपी मैडम रिक्शे पर बैठ गई। रिक्शा धीरे धीरे वृंदावन की गलियों में चलने लगा। रास्ते में मंदिर, आश्रम, फूलों की दुकानें, संत और साधु दिखाई दे रहे थे। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। रिक्शा चालक ध्यान से पैदल चला रहा था, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी ही न हो। थोड़ी देर बाद राधिका गुप्ता ने पूछा, तुम रोज यही रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चालक ने शांत आवाज में कहा, मैडम, कई साल हो गए। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, न दुख न गुस्सा, बस सीधी सादी बात। राधिका गुप्ता को अजीब सा लगा। आमतौर पर लोग अपनी परेशानियां गिनाने लगते हैं, लेकिन ये आदमी बिल्कुल अलग था। रिक्शा मंदिर की गलियों से गुजर रहा था। कहीं भजन चल रहे थे, कहीं आरती की तैयारी हो रही थी। राधिका गुप्ता खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन मन कहीं और था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज उन्होंने पहले कहीं सुनी है, ये चाल, ये बोलने का तरीका, लेकिन दिमाग साफ याद नहीं कर रहा था। रिक्शा चालक बीच बीच में भक्तों से रास्ता पूछकर धीरे से निकलता, किसी को धक्का नहीं देता, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। एक जगह भीड़ ज्यादा हो गई तो उसने रिक्शा रोक दिया और बोला, मैडम थोड़ा पैदल चलने, आगे रास्ता तंग है। राधिका गुप्ता नीचे उतरी, कुछ कदम पैदल चली। तभी उनकी नजर उस आदमी के चेहरे पर ठीक से पड़ी। धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों के पास हल्की झुर्रियां थी। चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिख रही थी। वो आदमी नजरें झुकाए खड़ा था। उस पल राधिका गुप्ता का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मन में ख्याल आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। इतने सालों में बहुत कुछ बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, शायद वो भ्रम हो। वो फिर से रिक्शे पर बैठ गई। रास्ते में उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रिक्शा चालक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ओमवीर गुप्ता। ये नाम सुनते ही राधिका गुप्ता के हाथ कांप गए। दिल जैसे रुक सा गया। उनके कानों में जैसे कोई आवाज गूंजने लगी। वही नाम जिसे उन्होंने सालों से अपने दिल में दबा रखा था। उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, कहां के रहने वाले हो? ओमवीर गुप्ता ने नजरें नीचे रखते हुए कहा, पहले शहर में रहता था मैडम, अब यहीं हूं। उसके जवाब छोटे थे, लेकिन हर शब्द में कोई ना कोई कहानी छपी थी। राधिका गुप्ता का मन बेचैन हो गया। वो अब यकीन करने लगी थी कि ये कोई संयोग नहीं है, ये वही आदमी हो सकता है जिसे उन्होंने सालों पहले खो दिया था। लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई को मानना आसान नहीं था। मंदिर पहुंचने से पहले रिक्शा रुका। ओमवीर गुप्ता नीचे उतरा और बोला, मैडम मंदिर आ गया।
राधिका गुप्ता उतरते वक्त कुछ देर उसे देखती रही। ओमवीर गुप्ता ने किराए के पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी झुकी हुई थी, जैसे वो किसी अपराधी की तरह खड़ा हो। राधिका गुप्ता ने पैसे देते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम यहां अकेले रहते हो? ओमवीर गुप्ता की आवाज हल्की कांप गई। हां मैडम, अकेला ही हूं। उसे अकेला शब्द में ऐसा दर्द था कि राधिका गुप्ता की आंखें भर आई। वो कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन मंदिर की घंटियों की आवाज तेज हो गई। लोग दर्शन के लिए अंदर जाने लगे। ओमवीर गुप्ता ने धीरे से कहा, मैडम, मैं चलता हूं। वो रिक्शा खींचते हुए मुड़ गया, लेकिन राधिका गुप्ता वहीं खड़ी रही। उनका मन अब भगवान के दर्शन में नहीं था। उनका मन उस रिक्शा चालक के पीछे चला गया था। जिस आदमी को वो अपने सामने साधारण रिक्शा चालक समझकर बैठी थी, वो शायद उनका ही अतीत था, उनका ही खोया हुआ रिश्ता था। उनकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। आज वृंदावन की उन पवित्र गलियों में, भगवान की नगरी में किस्मत ने उन्हें उस आदमी से मिला दिया था, जिसे उन्होंने वर्षों पहले खो दिया था। दोस्तों, मंदिर के बाहर खड़ी राधिका गुप्ता देर तक उसी जगह रुकी रही। घंटियां बजती रही, लोग दर्शन करके लौटते रहे, लेकिन उनका मन भीतर से डगमगा चुका था। जिस आदमी को वो कुछ देर पहले रिक्शा चलाते हुए देख रही थी, वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। नाम, आवाज, आंखों की उदासी, सब कुछ उन्हें बार बार पुराने समय की ओर खींच रहा था। वे दर्शन करने अंदर तो गई, लेकिन मन भगवान के चरणों में नहीं लग पाया। दर्शन के बाद वे बाहर आकर एक किनारे बैठ गई। मन में सवालों की भीड़ थी। अगर वो आदमी वही ओमवीर है तो यहां कैसे पहुंचा? इतने सालों तक कहां रहा? और सबसे बड़ा सवाल, उसने कभी उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? उनके दिल में हल्का गुस्सा भी था और उससे कहीं ज्यादा चिंता। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी से कहा कि वो उस रिक्शा वाले को ढूंढ कर लाए। ज्यादा देर नहीं लगी। ओमवीर गुप्ता पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। शायद वो रोज की तरह भक्तों के निकलने का इंतजार कर रहा था। जब ओमवीर सामने आया तो वो थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई शिकायत हो गई है। उसने सर झुका लिया और बोला, मैडम, कोई गलती हो गई क्या? राधिका गुप्ता ने पहली बार उसके सामने अपनी आवाज नरम रखी। नहीं, कोई गलती नहीं, बस तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर ओमवीर और ज्यादा असहज हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई बड़ी अफसर उससे यूं बैठकर बात करेगी। दोनों पास की सीढ़ियों पर बैठ गए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। चारों तरफ शोर था, लेकिन उनके बीच अजीब सी खामोशी थी। फिर राधिका गुप्ता ने धीरे से पूछा, तुम यहां कब से हो? ओमवीर ने गहरी सांस ली। लगभग 7 साल हो गए मैडम, 7 साल। ये सुनते ही राधिका गुप्ता की आंखें भर आई। वही समय जब ओमवीर अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गया था। उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, इससे पहले क्या करते थे? ओमवीर ने नजरें झुका ली। सब कुछ करता था मैडम, जो सामने आ गया। उसका जवाब साफ नहीं था, लेकिन दर्द साफ झलक रहा था। राधिका गुप्ता अब यकीन कर चुकी थी कि सामने बैठा आदमी वही ओमवीर है, उनका पति। लेकिन वो चाहती थी कि सच्चाई उसके मुंह से निकले। उन्होंने बहुत सीधी बात कही, ओमवीर, तुम भागे क्यों थे? ये सुनते ही ओमवीर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मैडम, मैं भागा नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था। अब राधिका गुप्ता का धैर्य टूट रहा था। किसने मजबूर किया और क्यों? ओमवीर की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो सालों से जो बात दबाए बैठा था, वो बाहर आने को तड़प रही थी। जब आप डीएसपी बनी थी, तब आपने बहुत लोगों के खिलाफ कार्यवाही की थी। कई लोगों का धंधा बंद हुआ था। वे लोग आपसे बदला लेना चाहते थे। वो बोलता गया और राधिका गुप्ता चुपचाप सुनती रही। उन्होंने मुझे निशाना बनाया।
कहा गया कि मैं आपका नाम लेकर लोगों से पैसे मांगता हूं। फर्जी शिकायतें कराई गई, कुछ नकली वीडियो और फोटो भी बनाए गए। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि डीएसपी का पति ही गड़बड़ करता है। राधिका गुप्ता का सर चकरा गया। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओमवीर ने सर झुका लिया। बताने आया था, लेकिन आपके ऑफिस के कुछ लोगों ने कहा कि अगर मैं आपके पास आया तो मामला और बिगड़ जाएगा। कहा गया कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं डर गया मैडम। मैंने सोचा अगर मैं दूर चला जाऊं तो शायद आपकी इज्जत बच जाए। उस पाल राधिका गुप्ता को अपने दिल में तेज चुभन महसूस हुई। तो तुम सब कुछ छोड़कर चले गए? ओमवीर ने हां में सर हिला दिया। ओमवीर बोला, मेरे पास ना घर था ना पहचान थी। कहीं काम नहीं मिला। जहां जाता लोग कहते डीएसपी का पति है, जरूर गड़बड़ करेगा। आखिरकार मैं यहां वृंदावन आ गया। यहां किसी ने सवाल नहीं पूछे, बस यही कहा मेहनत करो, पेट भर लो। उसकी बात सुनकर राधिका गुप्ता की आंखें नम हो गई। राधिका गुप्ता बोली, और कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की? ओमवीर ने कांपती आवाज में कहा। रोज मन करता था, लेकिन डर लगता था। सोचता था कहीं मेरी वजह से आपको नुकसान ना हो जाए। और यहां आकर भगवान के सहारे जीने लगा। ये सब सुनकर राधिका गुप्ता अब और चुप नहीं रह सकी। ओमवीर, तुमने बहुत बड़ा त्याग किया, लेकिन अब चुप रहने का समय खत्म हो गया है। ओमवीर घबरा गया। मैडम, मैं नहीं चाहता कि आप फिर मुश्किल में पड़े। राधिका गुप्ता ने पहली बार पूरे भरोसे से कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं, और जो लोग ये सब कर गए उन्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर ओमवीर की आंखों में डर और उम्मीद दोनों दिखे। क्या सच में अब कुछ बदलेगा? राधिका गुप्ता ने आसमान की ओर देखा, जहां मंदिर के ऊपर ध्वज लहरा रहा था, और बोली, हां ओमवीर, अब सच्चाई बाहर आएगी, और जो लोग सोचते थे कि तुम्हें तोड़कर मुझे तोड़ देंगे, वे गलत साबित होंगे। दोस्तों, वृंदावन की उस शाम के बाद राधिका गुप्ता के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मंदिर की सीढ़ियों पर जो बातें ओमवीर गुप्ता ने बताई थी, वे उनके दिल और दिमाग में लगातार घूम रही थी। वो समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक भावनात्मक मिलन नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश की शुरुआत और अंत दोनों इसी कहानी में छिपे हैं। लेकिन अभी ये सब ओमवीर के लिए खुलकर सामने आना आसान नहीं था। राधिका गुप्ता ने उसी रात ओमवीर से कहा कि वो अब भी किसी को कुछ ना बताए। अभी तुम सिर्फ ओमवीर नहीं हो, तुम मेरे पति हो, लेकिन दुनिया के लिए फिलहाल तुम वही रहोगे जो हो। हमें सोच समझकर कदम उठाने होंगे, उन्होंने साफ कहा। ओमवीर डर गया। मैडम, मैं फिर से आपकी जिंदगी में मुश्किल नहीं बनना चाहता। मैं यही ठीक हूं। रिक्शा चला लूंगा, मंदिर जाऊंगा, शांति से जी लूंगा। राधिका गुप्ता ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। अब बहुत सह लिया तुमने, अब मेरी बारी है। अगले दिन सुबह राधिका गुप्ता बहुत जल्दी उठी। वृंदावन की गलियां अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। मंदिरों के पट खुल रहे थे। साधु संत स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी को बुलाया और कहा कि ओमवीर को चुपचाप सरकारी गेस्ट हाउस ले आया जाए, बिना किसी शोर के, बिना किसी सवाल के। जब ओमवीर गेस्ट हाउस पहुंचा तो वो सहमा हुआ था। इतने सालों बाद किसी सरकारी जगह में कदम रखते ही उसे डर लगने लगा। पुराने आरोप, बदनामी, अपमान, सब कुछ फिर से आंखों के सामने घूम गया। मैडम, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? उसने घबराते हुए पूछा। कोई नहीं पहचानेगा, राधिका गुप्ता ने भरोसे से कहा। और अगर पहचाना भी तो अब डरने की जरूरत नहीं है। कमरे में बैठकर राधिका गुप्ता ने एक एक बात फिर से पूछी। ओमवीर, शुरुआत से बताओ, कौन कौन लोग थे, किसने क्या किया, एक भी बात मत छुपाना। ओमवीर ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। सब कुछ तब बिगड़ना शुरू हुआ जब आपने उसे बड़े जमीन घोटाले पर कार्यवाही की थी। कई लोग पकड़े गए थे। उसी के बाद आपके ऑफिस के ही कुछ लोग बदलने लगे। उसने बताया कि कैसे एक दिन उसके पास कुछ लोग आए और बोले कि वो डीएसपी का पति है, उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। जब उसने मना किया तो उसी दिन से
उसके खिलाफ बातें फैलने लगी। फिर एक दिन मुझसे कहा गया कि आप पर ऊपर से दबाव है और अगर मैं चुपचाप दूर चला जाऊं तो मामला शांत हो जाएगा। राधिका गुप्ता का चेहरा सख्त होता जा रहा था और मेरे ऑफिस का कौन कौन इसमें शामिल था। ओमवीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद नाम लिया। आपका पीए अर्जुन सिंह। वही सबसे आगे था, वही सबको उकसाता था। ये सुनते ही राधिका गुप्ता की मुट्ठी कस गई। अर्जुन सिंह वही व्यक्ति जिस पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था। ओमवीर आगे बोला, वो कहता था कि आप बहुत तनाव में हैं और अगर मुझे आपसे दूर रखा जाए तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। उसने मुझसे कहा था कि ये सब आपकी भलाई के लिए है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर एक तूफान उठ चुका था। राधिका गुप्ता ने तुरंत अपने लैपटॉप और फाइलें मंगवाई। उन्होंने पुराने मामलों को देखना शुरू किया। ओमवीर की बताई हर बात फाइलों से मिलती जा रही थी। जिन दिनों ओमवीर पर आरोप लगे थे, उन्हीं दिनों कई बड़े मामलों की जांच धीमी कर दी गई थी। मतलब उन्होंने मुझे रोकने के लिए तुम्हें कुचल दिया। राधिका गुप्ता ने भारी आवाज में कहा। ओमवीर की आंखें भर आई। मैं बस यही चाहता था कि आप सुरक्षित रहें। उसी दिन राधिका गुप्ता ने अपने एक भरोसेमंद अधिकारी को फोन किया। मुझे 7 साल पुराने कुछ मामलों की फाइल चाहिए, बिना किसी को बताए। शाम होते होते फाइलें आ गई। एक एक पन्ना झूठ की कहानी बयां कर रहा था। गवाहों के बयान एक जैसे थे, तारीखों में गड़बड़ी थी और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ दस्तावेजों पर अर्जुन सिंह के हस्ताक्षर थे। अब राधिका गुप्ता को पूरा यकीन हो गया था। ये कोई छोटी चाल नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। रात को ओमवीर ने फिर डरते हुए पूछा, मैडम, अगर आपने ये सब उठाया तो बहुत लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। राधिका गुप्ता ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर पुलिस डरने लगे तो अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। अब नहीं। उन्होंने तय कर लिया था कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगी। पहले सबूत मजबूत होंगे, फिर कार्यवाही होगी। ओमवीर को फिलहाल वही सुरक्षित रहने को कहा गया। उस रात ओमवीर बहुत देर तक सो नहीं पाया। पहली बार उसे लगा कि उसका दर्द सुना गया है। दूसरी और राधिका गुप्ता भी खिड़की के पास खड़ी थी। वृंदावन की शांत रात में उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ एक पति के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी निर्दोष लोगों के लिए है जिन्हें ताकतवर लोग कुचल देते हैं। अगली सुबह राधिका गुप्ता बहुत शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके भीतर एक गहरी आग जल रही थी। उन्होंने ओमवीर को साफ शब्दों में समझाया कि अब कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। अब जो भी होगा सबूतों के साथ होगा। एक एक कदम सोच समझ कर रखा जाएगा, उन्होंने कहा। ओमवीर ने सर हिलाया। मैडम, मैं आपके फैसले पर पूरा भरोसा करता हूं। उसी दिन राधिका गुप्ता वृंदावन से सीधे अपने कार्यक्षेत्र के लिए रवाना हुई। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उन्होंने जांच की पूरी योजना बना ली थी। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले उन पुराने मामलों को खंगाला जाएगा जिनके समय ओमवीर पर आरोप लगाए गए थे। ऑफिस पहुंचने ही उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर को बुलाया। मुझे 7 साल पुराने 3 मामलों की पूरी फाइल चाहिए, बिना किसी को बताए, उन्होंने कहा। इंस्पेक्टर ने हैरानी से देखा, लेकिन सवाल नहीं किया। जी मैडम। फाइलें जब आई तो राधिका गुप्ता ने एक एक कागज ध्यान से पढ़ा। तारीखें, बयान, गवाह, सब कुछ। और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। जिन गवाहों ने ओमवीर के खिलाफ बयान दिए थे, वे एक ही इलाके से थे। कई के बयान एक जैसे शब्दों में लिखे गए थे। यह साफ था कि उन्हें रटाया गया था। राधिका गुप्ता ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली, यानी सच दबाया गया था। इसके बाद उन्होंने कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। उस समय ओमवीर को जिन नंबरों से धमकियां और समझाइश दी गई थी, वे सभी नंबर एक ही दायरे में घूम रहे थे। कुछ नंबर एक बड़े व्यापारी के ऑफिस से जुड़े थे, कुछ एक वरिष्ठ अधिकारी के निजी फोन से,
अब शक यकीन में बदल रहा था। अगला कदम था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह अब भी उसी विभाग में था। पद बदला हुआ था, लेकिन पहुंच मजबूत थी। राधिका गुप्ता ने उसे सीधे नहीं बुलाया। पहले उन्होंने उसकी पुरानी गतिविधियों की रिपोर्ट मंगवाई। बैंक खाता, प्रॉपर्टी, अचानक आई तरक्की, सब कुछ रिपोर्ट देखकर उनके होंठ सख्त हो गए। ये तो साफ है। शाम को उन्होंने अर्जुन सिन्हा को ऑफिस बुलाया। अर्जुन अंदर आया तो चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। मैडम, आपने याद किया। राधिका गुप्ता ने बिना मुस्कुराए कहा, हां बैठो। कमरे में सन्नाटा था। अर्जुन, 7 साल पहले ओमवीर गुप्ता के खिलाफ जो शिकायतें आई थी, उनमें तुम्हारी क्या भूमिका थी? अर्जुन एक पल को घबरा गया, फिर संभल गया। मैडम, मैं तो सिर्फ आदेश मान रहा था। किसके आदेश? आवाज शांत थी, लेकिन सवाल सीधा। अर्जुन ने नजरें झुका ली। ऊपर से दबाव था। मैडम, ऊपर कौन? अब आवाज थोड़ी सख्त हो गई। अर्जुन चुप रहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। अगर सच नहीं बताया तो यही चुप्पी तुम्हें जेल पहुंचाएगी, राधिका गुप्ता ने कहा। यह सुनते ही अर्जुन टूट गया। मैडम बड़े लोग थे, एक वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा व्यापारी। उन्होंने कहा था कि अगर ओमवीर गुप्ता हट जाएगा तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। अब पूरी बात सामने आ चुकी थी। राधिका गुप्ता ने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन सिंह को निलंबित करो और हिरासत में लो। गार्ड अंदर आए और अर्जुन को बाहर ले गए। ऑफिस के बाहर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगले 2 दिनों में जांच और तेज हो गई। व्यापारी राजेश गुप्ता के ठिकानों पर छापा पड़ा। नकद पैसा, फर्जी कागजात और रिश्वत के सबूत मिले। राजेश गुप्ता को हिरासत में लिया गया। फिर नंबर आया वरिष्ठ अधिकारी अशोक सिंह का। अशोक सिंह ने बचाने की बहुत कोशिश की। उसने फोन किया, दबाव बनवाया, लेकिन इस बार राधिका गुप्ता पीछे हटने वाली नहीं थी। सबूत इतने मजबूत थे कि कोई रास्ता नहीं बचा। अशोक सिन्हा को भी निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह खबर ओमवीर तक पहुंची तो वो देर तक चुप बैठा रहा। मैडम, क्या सच में ये सब हो रहा है? उसने धीरे से पूछा। राधिका गुप्ता ने कहा, ओमवीर, अब सच सामने आ रहा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। जांच में और नाम सामने आने लगे। छोटे अधिकारी, दलाल, फर्जी गवाह सब एक एक कर पकड़ में आने लगे। राधिका गुप्ता ने एक पूरी लिस्ट तैयार की। जो भी इसमें शामिल है, कोई नहीं बचेगा। उन्होंने साफ कहा, इस दौरान उन्होंने ओमवीर को पूरी सुरक्षा में रखा। अब तुम्हें कहीं छुपाने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। एक दिन उन्होंने ओमवीर से कहा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ घर चलो। ओमवीर की आंखें भर आई। लोग क्या कहेंगे? राधिका गुप्ता ने बहुत सादे शब्दों में कहा, लोगों ने बहुत कुछ कहा है, अब सच्चाई बोलेगी दोस्तों। ओमवीर गुप्ता जब राधिका गुप्ता के साथ शहर लौटा तो उसके दिल में डर और राहत दोनों थे। डर इसलिए कि इतने सालों बाद वही लोग सामने आएंगे जिन्होंने उसे तोड़ा था, और राहत इसलिए कि अब वो अकेला नहीं था। राधिका गुप्ता ने साफ कह दिया था कि अब हर बात कानून के हिसाब से होगी, किसी की दबंगई नहीं चलेगी। अगले ही दिन राधिका गुप्ता ने ऑफिस में एक लंबी बैठक बुलाई। इस बैठक में वही अधिकारी थे जिन पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने बहुत साधारण भाषा में सबको समझाया, ये मामला सिर्फ मेरे पति का नहीं है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जहां ताकतवर लोग अपने फायदे के लिए किसी भी निर्दोष को कुचल देते हैं। आज अगर ओमवीर गुप्ता को इंसाफ नहीं मिला तो कल कोई और ओमवीर होगा। सब लोग चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने एक फाइल मेज पर रखी। इस फाइल में उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्होंने मिलकर झूठी कहानी बनाई। आज से इन सब पर अलग अलग जांच होगी। सबसे पहले फर्जी गवाहों को बुलाया गया। जिन लोगों ने सालों पहले ओमवीर के खिलाफ बयान दिए थे, उन्हें थाने बुलाया गया। शुरू में सबने वही पुरानी कहानी दोहराई। एक आदमी बोला, साहब, हमने तो वही कहा था जो सच था। राधिका गुप्ता ने शांति से पूछा, तो फिर ये बताओ, तुम्हारा बयान
और दूसरे गवाह का बयान शब्द शब्द एक जैसा कैसे है? वो आदमी घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो टूट गया। मैडम, हमें पैसे दिए गए थे। कहा गया था कि बस कागज पर दस्तखत कर दो। एक एक करके सब गवाह सच बोलने लगे। किसी ने कहा हमें डराया गया था। किसी ने कहा नौकरी दिलाने का लालच दिया गया था। अब साजिश की पूरी परत खुल चुकी थी। इसके बाद बारी आई उस बड़े व्यापारी राजेश गुप्ता की। पुलिस ने जब उसे आमने सामने बैठाकर सवाल पूछे तो वो पहले अकड़ दिखाने लगा। मैं शहर का सम्मानित आदमी हूं। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बोला। राधिका गुप्ता ने शांत आवाज में कहा, सम्मान झूठ से नहीं चलता, सच से चलता है। जब उसके सामने बैंक खाता, कॉल रिकॉर्ड और फर्जी लेन देन के सबूत रखे गए तो उसकी आवाज धीमी पड़ गई। आखिरकार उसने भी मान लिया, हां, मैंने पैसे दिए थे। डीएसपी मैडम की सख्ती से मेरा धंधा बंद हो रहा था। मुझे लगा अगर उनके पति पर आरोप लग जाएगा तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। ये सुनते ही ओमवीर का सर झुक गया। उसे समझ आ गया कि उसका दर्द सिर्फ उसकी किस्मत नहीं था, बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी। अब सबसे बड़ा नाम बाकी था अशोक सिंह। अशोक सिंह एक वरिष्ठ अधिकारी था। जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने सीधे कहा, राधिका, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। राधिका गुप्ता ने बिना डरे जवाब दिया, और आप भूल रहे हैं कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। उसके खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आदेश उसी दिन जारी हुआ, निलंबन और गिरफ्तारी। जैसे जैसे ये खबर बाहर आई पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग चाय की दुकानों पर बातें करने लगे, अरे वही ओमवीर गुप्ता निर्दोष निकला। देखो सच कितने सालों बाद सामने आया। कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ डर गए थे कि कहीं उनके पुराने काम भी ना खुल जाए। ओमवीर के लिए ये सब देखना आसान नहीं था। एक दिन उसने राधिका गुप्ता से कहा, मैडम, मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरी वजह से सजा मिले। राधिका गुप्ता ने बहुत सरल शब्दों में कहा, ओमवीर, सजा तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही, सजा उनके गुनाहों की वजह से मिल रही है। दोस्तों, इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। एक एक गवाह, एक एक सबूत पेश किया गया। अदालत ने साफ कहा कि ये एक बड़ी साजिश थी। फैसला आया, अर्जुन सिन्हा को जेल, राजेश गुप्ता की संपत्ति जब्त, अशोक सिन्हा को बर्खास्त कर सजा। जब यह फैसला सुनाया गया तो ओमवीर की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों का बोझ जैसे उतर गया हो। राधिका गुप्ता ने उसी दिन ओमवीर का हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ खुले सिर से चलोगे। जब दोनों साथ साथ बाहर निकले तो मीडिया के कैमरे थे, लोग थे, सवार थे, लेकिन राधिका गुप्ता ने बस इतना कहा, आज इंसाफ जीता है। ओमवीर पहली बार सीधा खड़ा हुआ। वो अब सिर्फ एक रिक्शा चलाने वाला नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने चुपचाप सब सहा और आखिरकार सच के साथ खड़ा रहा। दोस्तों, अदालत का फैसला आने के बाद शहर में कुछ दिनों तक अजीब सी खामोशी रही। जो लोग कल तक ताकतवर माने जाते थे, आज सलाखों के पीछे थे। जो नाम सुनकर लोग डरते थे, अब उन्हीं नामों पर लोग थू थू कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा बदलाव ओमवीर गुप्ता के जीवन में आया था। सालों बाद वो पहली बार बिना डर के घर के बाहर निकला। अब उसे ये सोचकर रास्ता नहीं बदलना पड़ता था कि कोई पहचान लेगा तो क्या होगा। अब लोग उसे शक की नजर से नहीं देखते थे, बल्कि सम्मान से देखते थे। कई लोग उसके पास आकर कहते, भाई, हमें माफ कर दो, हमने बिना जाने तुम्हें गलत समझा। ओमवीर हर किसी से बस इतना ही कहता, अब सब ठीक है। राधिका गुप्ता ने एक दिन ओमवीर से कहा, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ घर चलोगे। ओमवीर थोड़ा घबरा गया, मैडम, इतने सालों बाद लोग बातें करेंगे। राधिका गुप्ता ने बहुत सरल शब्दों में कहा, लोगों ने पहले भी बहुत बातें की है, लेकिन अब हम सच के साथ चलेंगे। उस दिन राधिका गुप्ता अपने पति ओमवीर को अपने सरकारी आवास पर लेकर आई। गेट पर खड़े संतरी ने सलाम किया। ओमवीर के कदम रुक गए।
ये वही जगह थी जहां से वो कभी चुपचाप चला गया था। उसकी आंखों में पुराने दिन घूम गए, अपमान, डर, अकेलापन, सब कुछ। राधिका गुप्ता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब ये घर तुम्हारा भी है, डरने की जरूरत नहीं। घर के अंदर कदम रखते ही ओमवीर की आंखें भर आई। दीवारें वही थी, आंगन वही था, लेकिन आज माहौल अलग था। आज वहां डर नहीं था, बल्कि अपनापन था। कुछ दिनों बाद राधिका गुप्ता ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ा मंच नहीं, बस वही लोग थे जो सच में उनके साथ खड़े रहे थे। उसी दिन उन्होंने सबके सामने साफ शब्दों में कहा, आज मैं सिर्फ एक डीएसपी नहीं बोल रही हूं, आज मैं एक पत्नी के रूप में बोल रही हूं। जिस आदमी को आप सब ने सालों तक गलत समझा, वो मेरा पति ओमवीर गुप्ता है। उसने अपनी चुप्पी से मेरी वर्दी को बचाया। आज मैं उसका सम्मान वापस दिला रही हूं। कोई ताली नहीं बजी, लेकिन कई आंखें नम हो गई। ओमवीर को किसी पद की लालच नहीं थी। उसने खुद राधिका से कहा, मुझे कोई नौकरी या कुर्सी नहीं चाहिए, मैं बस सामान्य जीवन चाहता हूं। राधिका गुप्ता ने उसकी बात मानी। ओमवीर ने एक छोटा सा काम शुरू किया। कभी मंदिर जाता, कभी बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। वो अब भी सादा जीवन जीता था, लेकिन सर ऊंचा था। धीरे धीरे शहर की जिंदगी सामान्य होने लगी। लेकिन इस कहानी का असर बहुत गहरा था। अब कोई भी अधिकारी या व्यापारी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचने लगा। लोगों को यह समझ आ गया था कि अगर सच के साथ खड़े रहने वाला कोई है, तो देर सवेर न्याय जरूर मिलता है। एक शाम राधिका गुप्ता और ओमवीर घर की छत पर बैठे थे। सामने आसमान में हल्का अंधेरा उतर रहा था। ओमवीर ने धीमे से पूछा, अगर वो दिन ना आता, अगर आप वृंदावन ना जाती तो क्या होता? राधिका गुप्ता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद सच। फिर भी बाहर आता, लेकिन भगवान ने हमें खुद मिलवा दिया। ओमवीर ने आसमान की तरफ देखा। वृंदावन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सहना, चुप रहना और उम्मीद बनाए रखना। राधिका गुप्ता ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे सिखाया कि न्याय सिर्फ फाइलों में नहीं, रिश्तों में भी होता है। आज ओमवीर और राधिका का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उन्होंने बीते दर्द को भुलाया नहीं। उन्होंने उसे एक सीख बना लिया। इस कहानी का अंत किसी बड़े जश्न से नहीं हुआ, बल्कि एक शांत विश्वास के साथ हुआ कि सच को दबाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। और जो इंसान बिना आवाज के सब सह लेता है, वही असल में सबसे मजबूत होता है। दोस्तों, वृंदावन की पवित्र गलियों से शुरू हुई ये कहानी जब अपने अंत तक पहुंचती है, तो ये सिर्फ एक दंपति के मिलन की कथा नहीं रह जाती, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना बन जाती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम इंसान होकर भी कितनी बार इंसानियत भूल जाते हैं। ओमवीर गुप्ता का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ओमवीर ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उसने अपराधी जैसा जीवन जिया। समाज ने उसे बिना सुने, बिना परखे दोषी मान लिया। यही इस कहानी की पहली और सबसे बड़ी शिक्षा है कि भीड़ का फैसला अक्सर गलत होता है। जब लोग किसी पर उंगली उठाते हैं, तो वे ये नहीं सोचते कि उस उंगली के नीचे एक इंसान का पूरा जीवन दब सकता है। अधूरी जानकारी पर लिया गया निर्णय सबसे बड़ा अन्याय होता है। ओमवीर के साथ भी यही हुआ। कुछ ताकतवर लोगों ने झूठ फैलाया और समाज ने उसे सच मान लिया। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो आदमी सच में क्या है। इस कहानी की दूसरी बड़ी शिक्षा त्याग है। ओमवीर का त्याग बहुत शांत था, बहुत गहरा था। उसने अपनी पत्नी राधिका गुप्ता से दूरी इसलिए बनाई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी पत्नी की वर्दी पर दाग लगे। उसने प्रेम को शब्दों में नहीं, बल्कि सहन शक्ति में दिखाया। त्याग वही जो चुप रहे, बोले ना अपनी पीर, जो सहकर भी मुस्कुराए वही सच्चा वीर। ये दोहा ओमवीर के जीवन पर पूरी तरह लागू होता है। उसने कभी समाज से बदला नहीं लिया, कभी शिकायत नहीं की। वो वृंदावन में रिक्शा चलाता रहा, भगवान का नाम लेता रहा
और उम्मीद को जिंदा रखता रहा। यही हमें सिखाता है कि कठिन समय में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। कहानी हमें यह भी बताती है कि सत्ता और पैसा जब गलत हाथों में चले जाएं, तो वे निर्दोष लोगों को कुचल देते हैं। अशोक सिन्हा, राजेश गुप्ता और अर्जुन सिंह जैसे लोग ये समझ बैठे थे कि वे कानून से ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने ये भूल कर दी कि कानून भले देर करे पर अंधा नहीं होता। डीएसपी राधिका गुप्ता का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा अधिकारी वही होता है जो अपने निजी दुख को भी न्याय के रास्ते में बाधा ना बनने दे। उन्होंने भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने पहले सबूत जुटाए, फिर कार्यवाही की। यही कारण था कि कोई अपराधी बच नहीं पाया। न्याय करे जो डर बना वही अधिकारी महान सत्य साथ हो, जिसके वही रखे पहचान। ये दोहा हमें बताता है कि पद नहीं बल्कि साहस इंसान को बड़ा बनाता है। राधिका गुप्ता ने यह साबित किया कि न्याय अगर ईमानदारी से किया जाए तो वही समाज को सही दिशा देता है। इस कहानी की एक और बड़ी सीख यह है कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो मुश्किल समय में भी टूटे नहीं। ओमवीर और राधिका का रिश्ता वर्षों की दूरी, दर्द और साजिश के बावजूद जीवित रहा। यह हमें बताता है कि अगर रिश्तों की नींव सच्चाई और विश्वास पर हो तो समय उन्हें कमजोर नहीं कर सकता। यह कहानी समाज के लिए भी एक चेतावनी है। जब हम किसी को सड़क पर रिक्शे पर मजदूरी करते देखते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी बड़ी कहानी छिपी है। इसलिए किसी को छोटा समझना, किसी को अपराधी मान लेना, यह हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि चुप रहने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता। कई बार इंसान चुप इसलिए रहता है क्योंकि वह किसी बड़े उद्देश्य की रक्षा कर रहा होता है। ओमवीर की चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो त्याग थी। अंत में जब ओमवीर अपने सम्मान के साथ घर लौटता है तो यह सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं होती, बल्कि सच्चाई, धैर्य और न्याय की जीत होती है। यह कहानी हमें उम्मीद देती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी एक दिन जरूर आती है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि बिना जांचे फैसला मत करो, अफवाह को सच मत मानो और सच्चाई के साथ खड़े रहो, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो सही हो।